Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid-State Physics. And today's lecture we will discuss about the Bragg's line reciprocal lattice. Okay. And the Bragg's line reciprocal lattice, you can say it as the Bragg's line vector form, or you can say this topic as evolved constructions. इवोल्ड एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस कंस्ट्रक्शंस को किया और रेसिप्रोकल लैटिस में किस तरह से हम ब्रैग्स कंडीशन को ड्राइव कर सकते हैं वो हमें बताया। तो इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो मेनली ब्रैग्स लाइन रेसिप्रोकल लैटिस, और यू कैन से इट एज द ब्रैग्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ओके सर, इवोल्ड ने क्या किया, किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जिससे हमें ब्रैग्स कंडीशन मिली, और ब्रैग कंडीशन को फिर हमने वेक्टर पर्पज से वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से वापस उसको रिड्यूस किया। क्योंकि जो ब्रैग कंडीशन है 2d sin θ इक्वल्स टू n लैम्बडा, उसका यूज अगर हमें ब्रिलियन जॉइन के कंस्ट्रक्शन में करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि ब्रैग्स जो कंडीशन है या ब्रैग्स जो लॉ है वो आपको वेक्टर फॉर्म में मिले। वेक्टर फॉर्म में उसका यूज, क्योंकि आप जितने भी देखिए, आप डायरेक्ट लैटिस के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ते हैं टी, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए वही वेक्टर आप जी के फॉर्म में पढ़ते हैं। ओके, वेव वेक्टर से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो यहाँ अगर हमें ब्रैग कंडीशन को यूज करना है तो जरूरी ये हो जाता है कि जो हमारे पास ब्रैग कंडीशन है 2d sin θ इक्वल्स टू n लैम्बडा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से यूज कर सकते हैं या वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। और जब ये वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी तो इस इक्वेशन की हेल्प से किस तरह से हम डिफरेंट लैटिसेस से SC, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड द फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए किस तरह से हम ब्रिलियन जॉइन की जो कंडीशन है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो वो सब यहीं से ड्राइव होगा जब आप सीख लेंगे कि ब्रैग कंडीशन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस में या ब्रैग्स लाइन वेक्टर फॉर्म किस तरह से ड्राइव होता है। और सर इवोल्ड ने ये कंस्ट्रक्शन किया था, इसी कंस्ट्रक्शन को हम इवोल्ड कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। ओके, so let's start this. The Bragg diffraction condition obtained earlier, that is 2d sin θ equals to m lambda, by considering reflection of parallel lattice planes, can be used to express geometrical relationship between the vectors in the reciprocal lattice. Vectors in the reciprocal lattice. ओके, तो डायरेक्ट लैटिस की बात नहीं हो रही है, रेसिप्रोकल लैटिस की बात हो रही है। और ये जो यहाँ लैटिस आपको फॉर्म दिख रहा है ये भी एक रेसिप्रोकल लैटिस है। और इस तरह का कंस्ट्रक्शन सर इवोल्ड ने किया था। मैं इसको थोड़ा सा आपको मैग्नीफाइड करके दिखाता हूँ, तब अच्छे से शायद आपको समझ में आए। ओके, ये कंस्ट्रक्शन था सर इवोल्ड का, और ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल लैटिस का अरेंजमेंट है। रेसिप्रोकल लैटिस किस तरह से अरेंज होता है, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो रेसिप्रोकल लैटिस का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है एक सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स को, सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स को। ओके, तो सर इवोल्ड ने क्या किया कि यहाँ से इस रेसिप्रोकल लैटिस में यहाँ से कोई इंसिडेंट एक्सरे बीम को इंसिडेंट कराया, और ये एक्सरे इंसिडेंट बीम यहाँ इस पॉइंट ए पर, लेट मी क्लियर इट, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट एक्सरे बीम की, दिस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। इस वेव की जो वेवलेंथ है, इस वेव की जो वेवलेंथ है ये लैम्बडा कंसीडर की गई। ओके, किसी भी वेवलेंथ की एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव है जो इस रेसिप्रोकल लैटिस में इंसिडेंट की जाती है, और ये कोई हमारा रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है ए। ये जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है ए, इसको आप रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
ये जो पॉइंट ए है ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें तो मैंने इसे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो रेसिप्रोकल लैटिस एक रेगुलर अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये मेरा लैटिस पॉइंट है, नेक्स्ट लैटिस पॉइंट ये है, फिर ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ए, ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट हो भी सकता है, इसे आप रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कंसीडर कर भी सकते हैं, और ये नहीं भी, आप इसे कोई जनरल पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक इंसिडेंट एक्सरे बीम आता है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, और इस पॉइंट ए पर जो लैटिस पॉइंट है यहाँ से आके इस पे इंसिडेंट होता है। ओके, तो सर इवोल्ड ने क्या किया कि यहाँ से इस पॉइंट ए से एक लैटिस पॉइंट चूज किया, से दिस लैटिस पॉइंट, कोई भी एक लैटिस पॉइंट यहाँ ओ, एक लैटिस पॉइंट यहाँ चूज किया ओ, और इस लैटिस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी, इस लैटिस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो रेसिप्रोकल थी इस वेवलेंथ, इस एक्सरे बीम की वेवलेंथ की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक इंसिडेंट एक्सरे बीम आता है, ये किसी पॉइंट ए पर आके इंसिडेंट होता है। ये जो पॉइंट है ए, ये एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, और ये यहाँ से फिर इसके बाद वाली कहानी बाद में डिस्कस करेंगे, पर सर इवोल्ड ने क्या किया कि इस पॉइंट ए को इन्होंने सेंटर माना और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका लेंथ है 1/λ, और 1/λ है इस एक्सरे इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ, यानी जितनी वेवलेंथ इस एक्सरे बीम की है उसके रेसिप्रोकल के बराबर डिस्टेंस का एक वेक्टर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को कहा पॉइंट ओ। और पॉइंट ओ इस रेसिप्रोकल लैटिस अरेंजमेंट का ओरिजिन है, और डेफिनेटली ये पॉइंट ओ है, ये डेफिनेटली एक रेसिप्रोकल पॉइंट होना चाहिए, एक रेसिप्रोकल पॉइंट होना चाहिए। ओके, ये डेफिनेटली एक रेसिप्रोकल पॉइंट होगा, लेकिन ए के बारे में ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट ए है जिस पर ये एक्सरे इंसिडेंट बीम आती है ये एक लैटिस पॉइंट जरूरी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो पॉइंट ओ है, जो हम कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ दिस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट, ये डेफिनेटली एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा, और इसका जो डिस्टेंस होगी पॉइंट ए की इस पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1/λ, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दिस इंसिडेंट एक्सरे बीम। ओके, फिर सर इवोल्ड ने इस पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए 1/λ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, 1/λ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल की कंडीशन ये है कि ये कम से कम एक लैटिस पॉइंट को जरूर इंटरसेक्ट करे, ये कम से कम एक लैटिस पॉइंट को जरूर इंटरसेक्ट करें, और वो लैटिस पॉइंट है बी। ये आप जब इस रेडियस का एक लैटिस पॉइंट कंसीडर, इस रेडियस का AO रेडियस का जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सर्कल है ये इस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के पॉइंट बी को इंटरसेक्ट करता है। आप देख रहे होंगे फिगर में, ये जो सर्कल है ये यहाँ इस पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है। ये जरूरी है कि कम से कम एक लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ये हो सकता है एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन कम से कम एक लैटिस पॉइंट को जरूर इंटरसेक्ट करे। ओके, और यहां से ये जो एक वेक्टर ड्रॉ किया गया ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस वेक्टर को कहा गया ए बी वेक्टर। और चूंकि आप ये देख रहे होंगे इस पूरी कंस्ट्रक्शन में कि ये जो सेंटर है ओ ए, इस सर्कल का जो सेंटर अब बना है ए,
उसका यहाँ इस पॉइंट से, जो कि इस सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट है O, जिसको हम इस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का सेंटर भी कह रहे हैं, ओरिजिन कह रहे हैं, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 1/λ। तो ये जो AO डिस्टेंस हुई इस सर्कल की रेडियस हुई। तो सिमिलरली यहाँ से पॉइंट A से इस पॉइंट B की जो डिस्टेंस होगी वो भी इसकी इस सर्कल की रेडियस के बराबर होगी, और वो भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1/λ होनी चाहिए, 1/λ होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस भी हो गई 1/λ। एक्चुअली ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन है A से पॉइंट B तक, ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे की डायरेक्शन को दिखाती है। यानी जो एक्सरे बीम यहाँ इंसिडेंट हुआ है पॉइंट A पर, उसका जो डिफ्रैक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये जो एरो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये दिखा रहा है एक्सरे बीम की डिफ्रैक्शन का डायरेक्शन। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेफिनेटली 1/λ के बराबर होगा, जो बराबर है ए ओ के मैग्नीट्यूड के, विच इज बिकॉज दीज आर टू, ए ओ एंड ए बी आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो कंडीशन ये थी कि पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करते हुए 1/λ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, और वो सर्कल के साथ ये कंडीशन है कि वो सर्कल कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को जरूर इंटरसेक्ट करे। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सर्कल है ये एक से ज्यादा रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दे, लेकिन कंडीशन ये थी वोल्ड की कि कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को जरूर इंटरसेक्ट करे फॉर द सेटिस्फैक्शन और एस्टैब्लिश द ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन। और अगर ये नहीं करता है तो फिर जो ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन है, जो ब्रैग्स लॉ है, वो यहाँ इससे इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन से आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो कम से ये जो कॉन्सेप्ट है कि कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को जरूर ये इंटरसेक्ट करे, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम ब्रिलॉइन ज्योमेट्री को जब ड्रॉ करेंगे तब वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि ये वेक्टर भी यहाँ आके टर्मिनेट हो रहा है, ये वेक्टर भी यहाँ आके टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो टर्मिनेशन की कंडीशन है ये आपको वहीं समझ में आएगी जब आप ब्रिलॉइन ज्वाइन पढ़ेंगे। इतना आप जरूर याद रख सकते हैं कि कम से कम एक लैटिस पॉइंट को ये जरूर इंटरसेक्ट करे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ब्रैग्स कंडीशन। और ये जो वेक्टर्स हैं ये इसके सर्कमफ्रेंस पे आके, आप देख रहे हैं ये वेक्टर भी इसके सर्कमफ्रेंस पे आके टर्मिनेट हो रहा है, ये वेक्टर भी इसकी सर्कमफ्रेंस पे आके टर्मिनेट हो रहा है। ओके, अब क्या किया इवोल्ड सर ने कि यहाँ से पॉइंट O से इस लैटिस पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट B को मिला दिया। क्योंकि आप ये जानते हैं कि पॉइंट O, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये भी एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है और ये भी एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। पॉइंट O भी एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है और पॉइंट B भी एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। तो जिस तरह से डायरेक्ट लैटिस में दो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को हम ट्रांसलेशन वेक्टर T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी प्रकार जब रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट में हम किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो उनके बीच का जो वेक्टर होगा वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। जब हमने रेसिप्रोकल लैटिसेस के बारे में डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, तब इसका इंट्रोडक्शन वहां हुआ था वेक्टर G का। तो चूंकि वेक्टर G इस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट O से इस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट B को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हमने कह दिया फ्रॉम O टू B। ये एरो की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, तो ये हुआ वेक्टर G की डायरेक्शन। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन सर इवोल्ड ने किया। इन्होंने कहा कि एक एक्सरे बीम आती है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट में, या आप इसे सिंपली रेसिप्रोकल लैटिस भी कहते हैं। वो किसी पॉइंट A पर इंसिडेंट होती है और पॉइंट A को सेंटर मानकर 1/λ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, और ये 1/λ इस इंसिडेंट एक्सरे बीम की वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। तो एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी।
तो एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ये सर्कल कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को जरूर इंटरसेक्ट करेगा, और जहां ये इंटरसेक्ट करता है, ये अगर आप इस पॉइंट ए से उस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट बी को मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, डेफिनेटली 1/λ ही होगी। ओके, और कंडीशन ये है, टू बी सेटिस्फाइड द ब्रैग कंडीशन दैट दिस सर्कल शुड बी इंटरसेक्ट मिनिमम ऑफ 1 रेसिप्रोकल पॉइंट। ये हो सकता है कि ज्यादा भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दे, लेकिन कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को ये जरूर इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा था। इस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट में को पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे S' K', L', और जो फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट के हमने कंसीडर किए कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ यहाँ पॉइंट ए से हमने एक नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन जिसके कोऑर्डिनेट है HKL। एक्चुअली ये कोमाज यहाँ नहीं होने चाहिए, और HKL को लिखने का जो मिलर ने तरीका बताया था वो ये था कि आप इसे इस तरह से लिखें, HKL, और ओके, और यहाँ भी कोमा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसको भी हम लिखेंगे H', K', L', इस तरह से। ओके, सो यहाँ से पॉइंट ए से हम इस वेक्टर OB के ऊपर एक नॉर्मल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन एक्चुअली ड्रॉ करते हैं, और इस प्लेन के जो इंडिसेस होंगे वो होंगे HKL, या आप कह सकते हैं इस प्लेन को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो किया गया है HKL से। चूंकि ये डायरेक्ट लैटिस, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये डायरेक्ट लैटिस के होंगे, चूंकि ये नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन है, ये रेसिप्रोकल के ऊपर नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन है, तो डायरेक्ट लैटिस के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो इस तरह का अरेंजमेंट किया गया इवोल्ड के द्वारा। तो एक और कंडीशन यहाँ ये है, क्योंकि आगे हम मैथमेटिकल डिस्कशन करने वाले हैं इसका, तो आप ये भी याद रखेंगे कि हमने कंसीडर किया है कि ये जो नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन की डायरेक्शन है, जिसको हमने कहा है AE प्लेन, ये जो A से नॉर्मल ड्रॉ किया है, जो इस वेक्टर OB का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला, हाफ पार्ट है ये वाला OE, और दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो है EB। इसीलिए इस प्लेन को हमने नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन कहा है, हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये जो इंसिडेंट एक्सरे बीम का डायरेक्शन है, ये इस नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन की डायरेक्शन से एक एंगल बनाता है जिसे हमने कहा है थीटा। तो कॉन्सिक्वेंटली ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और चूंकि ये जो AB वेक्टर है और AO वेक्टर है, ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ओके, तो हमने कंसीडर कर लिया जो इंसिडेंट एक्सरे बीम की डायरेक्शन है वो नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन की डायरेक्शन से एक एंगल क्रिएट करती है जिसको हमने कह दिया है थीटा। तो कॉन्सिक्वेंटली ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, और चूंकि AO और AB एक ही सर्कल की रेडियस है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ओके, और ये जो नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन्स हैं, ये जो HKL प्लेन जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत सारे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं जिसको हमने HKL फैमिली आप इसे कह सकते हैं। ये जो HKL फैमिली का प्लेन है,
ओके, तो ये नॉर्मल बाइसेक्टर हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये जो ओ बी वेक्टर है इसको ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल मीन्स ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है, और इस वेक्टर ओ बी का जो भी, जिसको हमने वेक्टर जी से डिनोट किया है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ओके, इसीलिए हमने इस प्लेन को ए ई, जिसके हमने कोऑर्डिनेट कहा है एच के एल, इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन। तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन थी ये इवोल्ड सर ने की थी, तो इसका मैथमेटिकल अब डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है ये है कि जो ओ बी वेक्टर है, फिगर से आप देख सकते हैं, ये जो वेक्टर है ओ बी वेक्टर, ये वेक्टर जी है एक्चुअली, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है जी, क्योंकि ये दो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता है। तो डायरेक्ट लैटिस में, जिसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर कह रहे थे टी, जो दो लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करता है डायरेक्ट लैटिस में, इसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिस में जो वेक्टर दो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करे उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं जी बी, जी से, कैपिटल जी वेक्टर से। तो जो एक्चुअली ओ बी वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर, ये जी वेक्टर है, और जिसको हम कह रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ओके, ये बात हमने कर ली है कि एक हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसको हम नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन कह रहे हैं, और इस प्लेन की जो इंडिसेस हैं वो एच के एल है। ओके, तो जो ओ बी वेक्टर या फिर जी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1/d ऑफ एच के एल, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ दिस एच के एल फैमिली। इसमें से ये जो एच के एल प्लेन की फैमिली है, इनमें से कोई दो एडजेसेंट प्लेन, कोई भी दो एडजेसेंट प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने डी कंसीडर किया है। ये डायरेक्ट लैटिस का प्लेन है एच के एल, जो एच के एल फैमिली है जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ प्लेन्स हैं, उनमें से कोई दो एडजेसेंट प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, कोई दो एडजेसेंट, मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इन दो प्लेन्स के बीच की जो एडजेसेंट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको डी कंसीडर किया है। ओके, और जो इनके ऊपर नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन होगा वो, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा नॉर्मल बाइसेक्टर का, जो ओ बी वेक्टर हम कह रहे हैं, जिसको हम जी वेक्टर कह रहे हैं, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेसिप्रोकल होगा इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस के। ऐसा हम स्टडी करके आए हैं रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट में, कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो इंटरप्लेन, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। जब हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम स्टडी कर रहे थे तब हमने ये बात वहाँ सीखी थी। ओके, सो सिंप्लिसिटी के लिए हमने ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको ओ बी कह दिया है। ओके, और ये जो डी एच के एल है, इससे मैं यहाँ से मैंने एच के एल को रिमूव कर दिया, केवल हमने लिखा है जो ओ बी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओ बी से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लेन ऑफ एच के एल फैमिली प्लेन। सो इसको भी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एच के एल यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसको भी मैंने लिखा है 1/d। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ इस इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन की, और आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि मैं एक ट्रायंगल को यूज कर रहा हूँ ए ई ओ। ये ट्रायंगल है मेरा ए ई ओ, ये ट्रायंगल है जिसमें से ये एंगल थीटा है, एंगल ए क्या है, एंगल ए नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं एंगल ओ ए ई थीटा है, और ये जो एंगल है ई, ये जो एंगल है ओ ई ए, ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली जो आर्म है ये हाइपोटेन्यूज हुई, ये लॉन्ग हुआ, और ये जो ए ई है ये बेस हुआ। तो इस ट्रायंगल में ओ ए ई, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा को कंसीडर कर रहा हूँ, साइन थीटा मुझे चाहिए यहाँ से। ओके, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा लॉन्ग
ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये जो लॉन्ग हुआ इसका ये हुआ OE और हाइपोटेन्यूज हुआ इसका AO। और हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 1/λ के बराबर है। इसका जो हाइपोटेन्यूज है AO वो किसके इक्वल है? 1/λ के इक्वल है। तो जो साइन थीटा होगा इस ट्राइंगल AEO में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी OE ओवर AO, दैट इज द लॉन्ग ओवर हाइपोटेन्यूज। और लॉन्ग हमें नहीं पता OE, तो OE को हमने एज इट इज रखा, साइन थीटा हमारे पास एज इट इज है। और AO की वैल्यू मुझे पता है, ये सर्कल की जो रेडियस है AO ये मुझे पता है, ये कितनी है? 1/λ है। ये मुझे पता है ये कितनी है? 1/λ है। तो यहाँ AO की मैंने वैल्यू रख दी 1/λ। तो OE की यहाँ से जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो होगी OE इक्वल्स टू 1/λ इंटू साइन थीटा। OE क्रॉस मल्टीप्लाई किया, OE की वैल्यू कैलकुलेट की 1/λ साइन थीटा। तो जो OB होगा, ये OB, ये हमने कहा था ये जो प्लेन है AE HKL जिसके इंडिसेस हैं ये नॉर्मल बाइसेक्टर है, यानी इस पूरे वेक्टर को जितनी भी इस वेक्टर की लेंथ है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम OB यहाँ से कंसीडर करना चाहते हैं और ये OE ठीक आधा है OB का, तो इसका मतलब ये होगा जो OB की वैल्यू होगी वो होगी डबल ऑफ OE। जो OB की वैल्यू होगी यहाँ से इस वेक्टर का जो लेंथ होगा OB वेक्टर का, जिसको हमने G वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, इसकी जो लेंथ होगी वो ठीक डबल होगी किसके? इस लेंथ OE के बराबर, जो हमने कंसीडर किया है कितना? OE इक्वल्स टू 1/λ। तो यहाँ से अगर हम OB निकालें तो वो होगी जस्ट डबल ऑफ OE। चूंकि जितना डिस्टेंस ये है OE उतना ही डिस्टेंस है EB। इसका मतलब OE इक्वल्स टू है EB के, और जो OB है वो होगा OE प्लस EB, और EB इक्वल है OE के। इसका मतलब OB हुआ डबल ऑफ OE, डबल ऑफ OE। ओके, सो डबल ऑफ OE का मतलब ये हुआ कि OE की जो वैल्यू है वो है 1/λ इंटू साइन थीटा। तो OB की जो वैल्यू है वो हो गया 2 इंटू 1/λ साइन थीटा। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, ये भी OB के इक्वल है, ये भी OB के इक्वल है। आप सिंपली इनको इक्वेट कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आएगा जो कहलाएगा ब्रैग्स कंडीशन, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन, और सिंपली ब्रैग्स लॉ। ओके, सो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो अभी हम देख के आए हैं, 2 sin theta over lambda equals to 1/d. This is my equation number 2. This is my equation number 1. Equating the right hand side of these 2 equations, we have then cross multiply, we have this 2d sin theta equals to lambda. Okay, this equation is the first order diffraction की इक्वेशन है। अगर nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो तो यहाँ जो 1 है इसकी जगह जो 1 है यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन को हमें ऑब्टेन करना है तो यहाँ 1 की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? दैट 2d sin theta equals to m lambda, which is the Bragg's law, which is the Bragg's condition. This is my equation number 3. Okay, so we can deduce the Bragg's condition by the help of evolved construction. Okay, which is Bragg's law. अब यहीं से इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये कोशिश करते हैं कि ब्रैग्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबाउ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस दैट ब्रैग्स कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड फॉर ए गिवन वेवलेंथ लैम्डा प्रोवाइडेड दैट द सरफेस of the radius 1/λ drawn about the point A intersect a point of the reciprocal lattice. Such a construction is called as evolved construction. इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है उसी कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं
evolved construction. Okay. Now, the Bragg's law itself takes a different form in the reciprocal lattice, और यही हम ड्राइव करना चाहते हैं. To obtain the modified form of Bragg's law, we redraw the vectors AO, the vectors OB, and the vectors AB, such that each is magnified by a constant factor of 2 pi. कैसे? देखिए, ये मेरे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर AO, वेक्टर AB, और तीसरा जो वेक्टर है वो है मेरे पास वेक्टर OB. वेक्टर AO, वेक्टर AB एंड वेक्टर OB. इसको हम वापस से रीड्रॉ कर रहे हैं. रीड्रॉ करने का मतलब क्या है, क्यों हम इसको रीड्रॉ करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो वेक्टर की लेंथ है ये 1/λ है. ये जो वेक्टर की लेंथ है ये 1/λ है, और यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/λ के इक्वल है. और मैं ये कह रहा हूँ इस वेक्टर को मैं मैग्नीफाइड करना चाहता हूँ बाय द अमाउंट ऑफ 2 पाई, बाय ए कांस्टेंट फैक्टर ऑफ 2 पाई. तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आप सिंपली 1/λ को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 2 पाई/λ. और 2 पाई/λ क्या होता है? ये होता है हमारे पास वेव वेक्टर k. तो एक्चुअली हम ये चाहते हैं ये जो डिस्टेंस है 1/λ, इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं. और वेक्टर फॉर्म में इस डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करें. और 2 पाई से ही क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि ये रीजन है. क्योंकि अगर आप 1/λ लेंथ को 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 2 पाई/λ होता है. और ये जो 2 पाई/λ है ये एक वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो हम क्या करें, हमारे पास ये जो तीनों वेक्टर्स हैं AO वेक्टर, AB वेक्टर और OB वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स का जो भी मैग्नीट्यूड है इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 पाई से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इन वेक्टर्स की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ इंक्रीज होगी. तो लेंथ इंक्रीज करने के बाद जो नए वेक्टर्स हमारे पास आए हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ये हमारे पास जो न्यू वेक्टर्स हैं वो इस तरह के वेक्टर्स हैं हमारे पास. ये वेक्टर हैं हमारे पास, ये हमारे पास ये ओल्ड वेक्टर्स हैं AO वेक्टर, OB वेक्टर और AB वेक्टर. इन वेक्टर्स को हमने इनकी लेंथ से मल्टीप्लाई किया 2 पाई से. और जो नए अब हमारे पास वेक्टर्स हैं वो हैं A'O' वेक्टर, O'(B' वेक्टर एंड A'(B' वेक्टर. ये हमारे पास नए वेक्टर्स हैं और इनकी लेंथ भी आप देख रहे हो ये मैग्नीफाइड हो गई है, ये लेंथ भी मैग्नीफाइड हो गई है और ये लेंथ भी मैग्नीफाइड हो गई है. यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद इन वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड था वो इंक्रीज कर गया है. ओके. एक बात ये कि ये जो इंसिडेंट एक्सरे बीम की डायरेक्शन में जो वेव वेक्टर है उसको हम k कह रहे हैं. यानी ये जो वेक्टर है A'(O') बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पाई, इस वेव वेक्टर को हम k कह रहे हैं. ओके. और ये जो वेव वेक्टर है A'(B') जो कि डिफ्रैक्टेड एक्सरे की डायरेक्शन में वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कह रहे हैं वेक्टर k'. ओके. और ये हमारे पास वेक्टर g ही रहा. ठीक है. इसको हमने पहले से डिफाइन किया है कि ये हमारे पास वेक्टर क्या है, g है. तो जो A'(O') वेक्टर होगा अब मैग्निफिकेशन के बाद वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं. तो मैग्निफिकेशन के बाद जो वेक्टर A'(O') होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 पाई/λ, जिसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ k वेक्टर. क्यों? क्योंकि हमने इस वेक्टर को k वेक्टर कंसीडर किया है, इस वेक्टर को k प्राइम वेक्टर कंसीडर किया है और इस वेक्टर को हमने पहले से डिफाइन किया है कि ये हमारे पास वेक्टर कितना है, g वेक्टर है. ओके. सो ये हमारे पास अब रिजल्ट है कि A'(O') जो
वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 पाई बाई लैम्डा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर। और जो हमारे पास ए डैश बी डैश वेक्टर होगा, यानी ये वेक्टर ए डैश बी डैश वेक्टर, इसको हमने के प्राइम वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। और इसका भी मैग्नीट्यूड, चूंकि ये डिस्टेंस 1 बाई लैम्डा थी, इसको हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, अब इसका मैग्नीट्यूड 2 पाई बाई लैम्डा हो गया। ये डिस्टेंस भी चूंकि उस सर्कल का रेडियस था और इसकी डिस्टेंस भी 1 बाई लैम्डा थी, इसको भी हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और इसका भी मैग्नीट्यूड 2 पाई बाई लैम्डा हो गया है। तो जो वेक्टर होगा ए डैश बी डैश, अब वो कैसा होगा उसको देख लेते हैं। ये जो वेक्टर है, अब उसको हमने कहा है वेक्टर ए डैश बी डैश, जिसको हमने के प्राइम वेक्टर से डिनोट किया है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा के प्राइम वेक्टर का वो भी होगा 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया है 2 पाई से, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया है 2 वेक्टर। अब हम इस जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल, इसमें हम वेक्टर एडिशन के रूल को यूज कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन का रूल ये है कि आपके पास एक वेक्टर ये है ए डैश ओ डैश वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये ओ डैश बी डैश वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है वेक्टर ए डैश बी डैश। तो ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और उस रूल को यूज करते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट वेक्टर ए डैश ओ डैश वेक्टर प्लस वेक्टर ओ डैश प्लस ओ डैश बी डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा ए डैश बी डैश वेक्टर के। यानी इन दोनों वेक्टर ए डैश ओ डैश और ओ डैश बी डैश का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए डैश बी डैश। ये वेक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओके, आपको ये पता है कि हमने जो ए डैश ओ डैश वेक्टर है इसको हमने वेक्टर के से रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी जगह आ गया वेक्टर के, और ओ डैश बी डैश वेक्टर को हमने यहाँ देख लीजिएगा, इस ओ डैश बी डैश वेक्टर को हमने जी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आ गया जी वेक्टर ओ डैश बी डैश की जगह, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है के प्राइम वेक्टर। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4th. Okay, as a dash o dash and a dash b dash are the radii of the same circle, then a dash o dash is equals to होगा a dash b dash के, यानी जो वेक्टर k है वो इक्वल होगा वेक्टर k प्राइम के। तो इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये कंडीशन आप याद रखेंगे कि जो चूंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है, ये पहले भी इक्वल थे 2 पाई से मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस पहले 1 बाई लैम्डा थी, जब 2 पाई से मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर की लेंथ इंक्रीज हो गई तो ये इतना हो गया, इसको हमने कहा के वेक्टर से। ये लेंथ भी पहले 1 बाई लैम्डा थी, इसमें भी हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और अब इस वेक्टर की लेंथ भी इंक्रीज कर गई है और वो है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये अब भी इस सर्कल की दोनों रेडियस है, इसका मतलब जो वेक्टर के है वो इक्वल है वेक्टर के प्राइम के। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे और फर्दर हम इसको अब आगे की तरफ ड्राइव कर लेते हैं। सो के वेक्टर जो के है उसके वो है इक्वल टू द वेक्टर के प्राइम, और ये कंडीशन मुझे इक्वेशन नंबर 4 से मिल जाती है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद के वेक्टर के प्लस जी होल स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर, तो यहाँ से जो वेक्टर में ये जो इक्वेशन मुझे स्क्वायर के बाद मिलेगी वो मिलेगी के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर के डॉट जी, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो वेक्टर के डॉट वेक्टर के गिव्स यू के स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो वेक्टर जी डॉट वेक्टर जी गिव्स यू जी स्क्वायर, और यहाँ दोनों की मल्टीप्लीकेशन का डबल, लेकिन चूंकि ये वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ भी के प्राइम वेक्टर डॉट के प्राइम वेक्टर गिव्स यू के प्राइम वेक्टर स्क्वायर। और चूंकि आप ये जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इज इक्वल्स टू है के प्राइम वेक्टर, ये वाला इक्वेशन, ये वाला सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया हुआ है। तो ये वाला रिजल्ट जब हम यहाँ इस इक्वेशन में रखते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो रिड्यूस होकर आती है वो कुछ इस तरह की है, के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर के डॉट वेक्टर जी इक्वल्स टू के स्क्वायर, के प्राइम इज रिप्लेस्ड बाई वेक्टर के। सो के स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद के स्क्वायर एंड वी आर लेफ्ट विद 2
vector k dot g plus g square is equals to 0. This equation is known as the Bragg's law in the reciprocal lattice. This equation is known as the Bragg's law in the reciprocal lattice, or Bragg's law in the vector form. Bragg's law in the vector form. This equation, and this equation is very, very useful to construct the Brillouin joint to different lattice, the simple cubic lattice and the body-centered cubic lattice and the face-centered cubic lattice. Okay, so this equation is very, very useful to construct the Brillouin joint, and also known as the Bragg's law in reciprocal lattice, or you can say it as the Bragg's law in the reciprocal in the vector form. In the vector form, k is wave vector, g is the reciprocal lattice vector, and similarly square of the reciprocal lattice vectors. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one. Okay, where we construct the Brillouin joint of the different crystal lattices, and meet you into the next one. Thank you.